जय हिंद दोस्तों। आज के सेशन में हम बात करेंगे हिंदी का जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है वर्णमाला के ऊपर। तो दोस्तों आज हम 50 एमसीक्यू देखेंगे और एक तरह से आप कह सकते हैं इन्हीं 50 एमसीक्यू के आसपास आपका पूरा चैप्टर रिवाइज होगा। तो चलिए सेशन में आगे बढ़ते हैं बिना समय नुकसान किए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए। सबसे पहले हम कुछ इजी क्वेश्चन देखेंगे कि आपका वार्म अप हो जाए, उसके बाद हम धीरे धीरे डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो निम्नलिखित में से दोस्तों भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ए है शब्द, बी है व्यंजन, सी है स्वर, डी है वर्ण। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वर्ण। ठीक है, चलिए बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन के ऊपर। वर्णमाला कहते हैं। तो दोस्तों ये सभी प्रश्न पूछे हुए प्रश्न हैं। ठीक है, आपको ऐसा लग सकता है कि कितना छोटा क्वेश्चन है ना, लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो वर्णमाला दोस्तों किसे कहते हैं? वर्णों के एक व्यवस्थित समूह को ही हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। चलिए बात करते हैं हम तीसरे प्रश्न पे। निम्न में से कंठ्य ध्वनियां कौन सी हैं? तो दोस्तों देखिए, अब यहाँ पे आप पूरा रिवाइज कर लेंगे जो उच्चारण की दृष्टिकोण से आप सब कुछ भूलते हैं। ठीक है, तो मैं आपको याद करा दूंगा। देखिए कंठ्य ध्वनियां कौन सी हैं? क और ख, ये क्या है? कंठ्य ध्वनियां। अब दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आप सीखने वाले हैं, तो चलिए सीखते हैं। देखिए अब यहाँ पे मैं यहाँ पे यच बना रहा हूँ, इसका मतलब है आपका होठ, और ये है के यानी कि आपका कंठ। ठीक है, जब आप क से लेके अंग तक पढ़ते हैं, ठीक है, और उसमें प्रत्येक 5 लेटर के बाद एक नया स्टेप स्टार्ट होता है। ठीक है, तो चलिए हम उन्हें सीखते हैं। जब आप कंठ का प्रयोग करते हैं, के मीन्स कंठ, तो क, ख, ग, घ, अंग, तो जोर आपके कंठ के ऊपर पड़ता है, यानी क से लेके, ठीक है, अंग तक। यहाँ पे देखिए मैं क लिख रहा हूँ, यहाँ पे क लिखा रहा है, आप क से लेके अंग तक, ठीक है, ये सभी क्या है? कंठ्य ध्वनि। उसके बाद जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क, ख, ग, घ, अंग के बाद जब बोलते हैं आप च, तो आपकी जो जीभ है ना, वो आ के तलवे पे टच होती है। पढ़ के देखिए, ये आके आपके तलवे पे टच होती है। क्या? जब आप च बोलते हैं तो जो च से लेकर इ तक आप बोलेंगे तो आपके तलवे पे टच होगा। ठीक है, तो ये कौन सी ध्वनियां हो जाती हैं दोस्तों? तालव्य। ठीक है, उसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपका आता है ट, ठ, ड। तो जब आप ट, ठ, ड, ढ बोलते हैं दोस्तों, तो आपके जो दांत के ऊपर जो मोटा वाला मसूड़ा है उसको बोलते हैं मूर्धन्य। ठीक है, तो वहां पे आके टच होता है ट से लेके ड़ तक। ठीक है, तो ये होती है दोस्तों मूर्धन्य। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं आप, तो आता है आपका दांत। ठीक है, यहाँ पे आपका आता है दांत। दांत को मैं द से लिख रहा हूँ। अब जब आप आगे बढ़ते हैं तो आता है त, थ, द, ध, न। तो त से लेकर न तक दोस्तों ये होते हैं आपके दंतय। क्या होते हैं? दंतय। अब ये वाली सीरीज कंप्लीट होने के बाद जब आप आते हैं ओठ के पास, जिसको होठ बोलते हैं, ठीक है, तो अब आप जब न खत्म कर लेते हैं, ठीक है, तो आप क्या बोलते हैं? प, फ, ब, भ। देखिए आपके दोनों होठ टच हो रहे होंगे। ठीक है, तो प से लेकर म तक आपके होते हैं ओष्ठ। ठीक है, अब देखिए ये मतलब प्रैक्टिकली आपने सीख लिया है। अगर आपको ये सीखने का तरीका बेस्ट लगा है तो वीडियो को एक लाइक मार दीजिए। ठीक है, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़िएगा। रेगुलर आपको हिंदी का एक टेस्ट मिलेगा और उसके बावजूद भी बहुत सारे आपको जीएस जीके के टॉपिक्स भी एमसीक्यू के माध्यम से मिलने वाले हैं। ठीक है, जो आपकी यूपी पुलिस की तैयारी में 4 चांद लगाएंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा? अब देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए कितना आसान हो गया है ना। स्थान के आधार पर आपको मूर्धन्य बताना है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था? ट, ठ, ड। तो आपकी जीभ दांत के ऊपर वाला मोटा मसूड़ा, उसको हम बोलते हैं मूर्धन्य। तो इसमें देखिए ड और ढ क्या हो जाएंगे? मूर्धन्य व्यंजन। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। निम्न में से अल्प प्राण कौन सा है? तो दोस्तों अल्प प्राण की पहचान करनी है, तो जल्दी से आप अल्प प्राण की पहचान कीजिए। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ऑप्शन नंबर बी को ट्रिक कीजिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। निम्न में नासिक व्यंजन कौन सा है? तो दोस्तों दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इ। ठीक है, तो नासिक व्यंजन क्या होता है दोस्तों? जब आप उसका उच्चारण करें तो आपके ना गर्दन पे, ठीक है, यहाँ पे गले पे, कंठ पे थोड़ा प्रेशर पड़े और नाक के रास्ते
मतलब थोड़ा सा वो निकले, क्या बोलते हैं, हवा निकले, ठीक है। तो इ का जब आप उच्चारण करते हैं तो आप देखिए गले पे, कंठ पे भी जोर पड़ रहा है और नाक से भी हवा निकल रही है, ठीक है। तो ऐसे को हम बोलते हैं नासिक, ठीक है, याद रखेंगे आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ए और ए वर्ड क्या कहलाता है। तो दोस्तों ए और ए वर्ड का उच्चारण करेंगे आप, तो आप देखिए, आप उच्चारण करके देखिए मतलब कहाँ पे फर्क पड़ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमने छोड़ा है क्या? नहीं, हमने क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो अब आते हैं ए और ए के उच्चारण पे। तो ए और ए बोलिए तो आपकी जोर कंठ पे पड़ रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो ऐसे आप उच्चारण करके भी पता कर सकते हैं आंसर का। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ड कौन सा है? तो दोस्तों अयोगवाह इसमें आपको ढूंढना है, तो इसमें जो अंग और अह है इसको अयोगवाह वर्ड कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। तो दोस्तों जैसे दिल्ली, टन्नू, मन्नू, ऐसे जहाँ पे ना रिपीटेशन है, ठीक है, तो उसको हम द्वित्व व्यंजन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होता है, ठीक है। जैसे बोलते हैं पप्पू, है ना, तो आपको द्वित्व व्यंजन का पता लग गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बड़ा सा, पिटखरुआ सा, छोटा सा, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं। तो दोस्तों अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अगर आप श बोलिए, उसके बाद श बोलिए, उसके बाद स बोलिए, उसके बाद ह बोलिए, तो यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको संघर्ष करना पड़ रहा है उच्चारण करने में, है ना। तो इनको हम संघर्षी व्यंजन कहते हैं, आप उच्चारण से भी इनको पकड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। निम्नांकित में बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं। तो दोस्तों यहाँ पे नवीन विकसित ध्वनियां हैं फ और घ, याद रखेंगे आप, भूलेंगे बिल्कुल भी नहीं। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। निम्न में से कौन सा घोष वर्ड है। तो दोस्तों म जो है वो घोष वर्ड है, आप याद रखेंगे म। और जैसे आप झूला वाला देखे है ना, झूला जब लिखा रहता है तो ऐसे आप देखेंगे ऐसे भ बना रहता है, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार से घोष वर्ड है, ठीक है। और म भी क्या है, घोष वर्ड है, और इनको अमानक वर्ड के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ही है, क्या निम्नलिखित में से कौन सा अमानक वर्ड है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, ठीक है, याद रखेंगे आप। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। क, ग, ज, फ ध्वनियां किसकी हैं, मतलब निम्नलिखित में से किसकी हैं। संस्कृत की, अरबी फारसी की, अंग्रेजी की, दक्षिण भाषाओं की। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, अरबी फारसी की, ठीक है। तो याद रखेंगे आप। देखिए अगर आप वीडियो को शेयर करने में, लाइक करने में, कमेंट करने में कंजूसी करते हैं तो नेक्स्ट वीडियो मुश्किल है ना, तो आप कीजिएगा ये सब। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या 52 है, आप याद रखेंगे। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। छ ध्वनि, छतरी वाला छ है ये, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। तो दोस्तों ये संयुक्त वर्ड के अंतर्गत आती है। अब संयुक्त वर्ड क्या होते हैं, जैसे छ का निर्माण करने के लिए दोस्तों क प्लस जो आपका पिटखरुआ ख बोलते हैं ना, इसको पिटखरुआ स भी बोलते हैं, तो इनके मेल से बनता है छ, ठीक है। इसको इसीलिए बोलते हैं संयुक्त वर्ड। असंयुक्त का मतलब ही आपका योग, है ना। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम किस वर्ड के बाद आता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे गए, ठीक है। अभी देखिए क प्लस हमने श किया था, है ना। अब देखिए क के बाद ही तो आ रहा है, बाकी तो ये छतरी छ, उसके बाद त्र, उसके बाद य, ये सब तो बाद में आ रहे हैं, है ना। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। ज्ञ वर्ड किस वर्णों के संयोग से बना है। तो ज्ञ भी क्या हो गया, ज्ञ जो है ये भी एक प्रकार से संयुक्त वर्ड, ठीक है। तो ये दोस्तों बना हुआ है आधा ज और य से मिलकर, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, संयुक्त वर्ड। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। अघोष वर्ड कौन सा है। निम्नलिखित में से आपको अघोष वर्ड ढूंढना है। अब ढूंढिए जल्दी से, इसमें अघोष वर्ड कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर अगर 19 का राइट आंसर की बात करें दोस्तों, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, जो श है वो क्या है, अघोष वर्ड, ठीक है। अब देखिए इसका डिटेल सेशन, इनका एक्सप्लेनेशन एकदम बिल्कुल डिटेल में इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा उसका लिंक, वहां से आप देख लीजिएगा, ठीक है। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हमने आपको करा दिए हैं।
आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि घ का उच्चारण करते हुए आपके कहाँ पे जोर पड़ रहा है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है आपके कंठ पे जोर पड़ेगा, है ना। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के। इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो देखिए निम्नलिखित में से आपको संयुक्त व्यंजन की पहचान करनी है। तो अभी हमने कराया था आपको व्य क्या है, संयुक्त व्यंजन है, और हमने देखा था व्य का निर्माण कैसे हुआ है, आधा ज प्लस य से मिल गया। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड उच्चारण की दृष्टि से दंतय नहीं है? तो हमने तो सब कुछ सिखा दिया आपको कि दंतय अगर होगा तो त थ द ध न होगा। अब इसमें एक है ऑप्शन नंबर डी, जो क्या है, मूर्धन्य है, ट। देखिए आपके दांत के नीचे जो मोटा वाला मसूड़ा है वहां पे ट बोलेंगे तो आपकी जीभ जाके टच होगी, है ना। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिए तुरंत। ठीक है, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम अकारात बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? अकारात। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर। छह वर्ड किसके योग से बना है? ये क्वेश्चन की जिम्मेदारी मैं आपको देता हूँ क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इसके ऊपर डिस्कस किया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, आपको इजी लग सकता है लेकिन कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है, क्योंकि संस्कृत में अगर हम बात करें स्वरों की संख्या तो 13 है, तो कभी कभी हिंदी संस्कृत में लोग कंफ्यूज होते हैं, और हिंदी में कितनी है दोस्तों? 11। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? तो इसमें से देखिए आपको ढूंढना है स्वर नहीं है। ठीक है, अ उ ए इ। ऑप्शन नंबर डी कहाँ से स्वर हो गया? ये सबसे एक तरह से मिठाई क्वेश्चन था आपके लिए। ठीक है, आप जैसे स्वीट हो ना, जस्ट लाइक वैसे ही ये क्वेश्चन भी था। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। निम्नलिखित में ट वर्ग नहीं है। तो दोस्तों अब इसमें देखिए ट वर्ग का नहीं है तो घ ट वर्ग का नहीं है, ये भी जस्ट आप ही की तरह स्वीट क्वेश्चन था। चलिए अब हम बात करेंगे थोड़े से पेचीदा क्वेश्चनों पे। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। कितने व्यंजन है? शुद्ध व्यंजनों की संख्या 33 है, याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम स्वर है? अब बताइए, आपको लग रहा था ना इजी है, अब बताइए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 का अगर राइट आंसर की बात करें तो बताइए पश्चिम स्वर कौन है? यहाँ पे कुछ ऑप्शन में इधर उधर हुआ है क्या? नहीं, ठीक है, ऑप्शन बी ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, आ। ठीक है, आ क्या है? पश्चिम स्वर है। ठीक है, आ का उच्चारण कीजिए, देखिए आपके गले के एकदम पीछे से आवाज आएगी, आ, है ना, एकदम कंठ के नीचे आ। कंठ के भी नीचे थोड़ा सा आपके जोर पड़ेगा, है ना, तो याद रखेंगे आप। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन योगवाह है? तो दिए गए ऑप्शन में से आप ढूंढिए, ये भी पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, विसर्ग, है ना। तो अभी हमने बात किया था अंत और अह क्या है? अयोगवाह वर्ड। ठीक है, और यहाँ पे सॉरी योगवाह वर्ड है और इन्हें हम विसर्ग के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। छतरी वाला छ नहीं है यहाँ पे, छलनी वाला छ। ठीक है, तो छ ध्वनि का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है दोस्तों? तो छ बोलिए तो आपकी तालब पे जाके जीभ टच होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, है ना। मेरे जवाब देने से पहले आप वीडियो रोक के जवाब देते रहिए। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो दोस्तों देखिए छतरी वाला छ तो है, उसके बाद त्र भी है, त प्लस र से मिलके बनता है, ज्ञ भी है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, यानी कि जो पिटखरुआ स है वो संयुक्त व्यंजन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, तालव्य व्यंजन है। तो तालव्य व्यंजन की पहचान हमने आपको बता दी है। तो जब आप च छ ज झ य बोलते हैं तो आपकी जीभ जाके आपके तलवे को टच होती है, इसलिए ये सीरीज क्या कहलाता है? तालव्य व्यंजन। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 के ऊपर। य र ल व किस वर्ग के व्यंजन हैं? तो दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले हमने इससे जुड़ा हुआ एक सीरीज देखा था। ठीक है, तो उसमें थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा और उसी से मिलता जुलता ये भी है, अंतस्थ है। ठीक है, य र ल, देखिए ऐसा लग रहा हो अंदर से आवाज आ रही है ना, तो य र ल व आप बोल के देखिए, जैसे लगा कि एकदम बिल्कुल अंदर से आवाज आ रही है, तो इन्हें हम बोलते हैं अंतस्थ। ठीक है,
चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 के ऊपर। अनुनासिक व्यंजन का संबंध होता है, मैंने बात करी थी जब इया आपको मैंने बताया था, ठीक है। तो इसमें मैंने बात करी थी नाक से और मुंह से दोनों से संबंध है, क्योंकि कंठ पे भी जोर पड़ता है और नाक से हवा निकलती है, ठीक है। तो अनुनासिक व्यंजन में ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 के ऊपर। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, वर्ग के प्रथम अक्षर, वर्ग के तृतीयाक्षर, वर्ग के चतुर्थाक्षर, वर्ग के पंचम अक्षर। तो देखिए य किस स्थान पे आता है, ड़ किस स्थान पर आता है, ङ किस स्थान पर आता है, पांचवें स्थान पे, है ना। तो इस तरह से सिंपली आप वर्णमाला तैयार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। तो दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले आया था, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है, थोड़ा सा आपको ये टफ लग सकता है, ठीक है। जो कंठ और ओठ दोनों के मेल से उच्चारित हो, तो इसमें उच्चारण करके चेक कीजिए, ठीक है। तो ताला बे बोलेंगे तो ऐसा कोई सीन नहीं है, क बोलेंगे तो कंठ से, ए बोलेंगे तो भी इसका कोई बहुत विशेष रोल नहीं है, लेकिन और बोल के देखिए, है ना, और, है ना। तो ऐसा लग रहा है कंठ और ओठ दोनों का यहाँ पे संबंध है, ठीक है, इसलिए ये क्या हो जाता है, कंठोष्ठ, ठीक है। तो याद रखेंगे आप। चलिए अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है? तो दोस्तों सबसे पहले क्या आनी चाहिए, ठीक है, सबसे पहले ध्वनि निकलनी चाहिए, उसके बाद शब्दों का निर्माण, शब्दों से पदों का निर्माण और पदों से वाक्यों का निर्माण। आप इस सीरीज को मत भूलिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के ऊपर। प्रयत्न के आधार पर, यानी कि जैसे आप प्रयत्न करते हैं उच्चारित करने पे, ठीक है, तो जब आप ल का उच्चारण का प्रयत्न करते हैं तो उसके आधार पर आपको बताना है ये किस प्रकार की ध्वनि, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम बात करें ल का, तो ये पसिरवत है। क्या है, पसिरवत, ल ल। ये भी जस्ट ऐसे लग रहा है कि पीछे से आवाज आ रही है, मतलब अंदर से आवाज आ रही है और फिर जीभ जाके कहीं कहीं तलवे पे टच भी हो रहा है हल्का सा, ल, है ना, पहले ही जाके जोर से मार दे रहे हैं और वो भी तलवे के बिल्कुल पीछे वाले हिस्से। तो ये क्या है, पसिरवत है, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो दोस्तों लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, निम्न में दीर्घ स्वर है। तो अब यहाँ पे आपको बताना है नहीं है, निम्न में दीर्घ स्वर नहीं है। तो दोस्तों इसमें देखिए ऑप्शन इधर उधर हो गए, इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, जो आपकी छोटी ई दिख रही है, ठीक है। बाकी ये सब क्या है, दीर्घ स्वर है, तो नहीं है को ढूंढना था। चलिए बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 43 के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? देखिए ये भी लगभग उसी प्रकार का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ओ जो है ये मूल दीर्घ स्वर नहीं है। बाकी ए, उ, ई ये सब क्या है, मूल दीर्घ स्वर हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 के ऊपर। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कीजिएगा, ठीक है। हमने यहाँ पे थोड़ा सा कहीं पे एक मिनट, उसमें थोड़ा सा हमने, हाँ, निम्न में दीर्घ स्वर नहीं है, इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। बाकी ये सब तो दीर्घ स्वर हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन था। तो यहाँ पे हमने छोटी ई को बड़ी ई बता दिया था, तो इसमें आप करेक्ट कीजिएगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अपने क्वेश्चन नंबर 43 के ऊपर, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो दोस्तों इसमें मूल दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है, ओ नहीं है, अ तो होगा ना, लेकिन ओ नहीं है। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 44 के ऊपर। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है ना, ये करेक्ट होगा। जो प्लुत स्वर होते हैं उनके उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्लियर हो जाएगा। प्लुत स्वर कौन सा हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होता है, ठीक है। जैसे ओम क्या है, प्लुत स्वर है। अब ओम का निर्माण कैसे होता है दोस्तों, अ से मिलके फिर इसमें उ भी मिलता है प्लस म मिलता है, ठीक है, ठीक है, ऐसे इसका उच्चारण होता है, ठीक है। यानी कि जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो ओम नहीं होता है, एक्चुअली वो क्या होता है, है ना। तो थोड़ा सा इसके उच्चारण में समय ज़्यादा लगता है और यही सबसे बड़ा स्वर भी है, प्लुत स्वर, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 के ऊपर। हिंदी स्वरों का बोलबाला जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है
तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसका क्रम नहीं आएगा। तो दोस्तों जो विवृत स्वर होते हैं अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर से परे होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बोलबाला में जीभ के भाग के आधार पर क्या करें, इनकी लिस्टिंग करें स्वरों का, तो उसमें जो विवृत स्वर होते हैं वो नहीं आते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 के ऊपर। भाषा विज्ञान की दृष्टि से जो बड़ा ऊ है वो किस प्रकार का स्वर है। तो दोस्तों अभी हमने बात करी थी कि जब ऊ ऐसे बोलेंगे आप, मतलब थोड़ा लंबा खींचेंगे, तो ये पश्चिम समृद्ध है, ठीक है। तो पश्च समृद्ध है, याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 48 देखिए। हिंदी की अग्र अवृत्ताकार समृद्ध स्वर ध्वनि है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, यानी कि ई, है ना। तो ये अग्र अवृत्ताकार समृद्ध स्वर ध्वनि है। आर ओ आर ओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप भी याद रखिएगा, क्या पता पुलिस में पूछ ले, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 49 देखिए। ओ औ किस प्रकार के वर्ड है, जल्दी से बताइए। ओ औ, है ना। बोलते हुए कहाँ पे जोर पड़ रहा है, जल्दी बताएं आप। कंठोष्ठ है ना, कंठ और ओठ दोनों पे। ओ आ, है ना। तो जब आप ओ बोल रहे हैं तो दोनों होठ करीब आ रहे हैं और कंठ से आवाज आ रही है ना। तो कंठ और ओठ का मेल हो रहा है, तो कंठोष्ठा हो गया। चलिए बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है। तो दोस्तों निम्नलिखित में अगर हम बात करें, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, यानी कि जो ई है ये कंठ तालव्य है, ई, है ना। जब आप ई का उच्चारण करते हैं तो जीभ थोड़ा सा जाके आपके तलवे से टच होता है, अगर सही से उच्चारित करें तो, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करूंगा कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अब आप फीडबैक दीजिएगा, अगर आपको सेशन इसका पार्ट 2 चाहिए तो भी बताइएगा, मैं थोड़े माला से ऐड करूँगा। बाकी अब आपका दिन शुभ हो, और देखिए आपकी ज़िम्मेदारी है, अगर आपने एन्जॉय किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।